गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा ये डे 26 है। हमने एक टारगेट लिया है कि जो कंप्लीट सिलेबस है हम उसे 90 डेज में कवर करेंगे। ये सिलेबस हमारा किस सीक्वेंस में चलेगा, इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले एक PDF दी थी कि इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। एक चैप्टर होगा, कितने दिन वो चैप्टर चलेगा, उसके बाद अगला चैप्टर क्या होगा। तो इस फ्लो में हम लोग चल रहे हैं। आज हमारा सेशन जो है वो ज्योमेट्री का स्टार्ट होने वाला है। कुछ बातें और जान लेते हैं। देखो, PDF के लिए आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम पर वासु स्टडी IQ नाम से एक चैनल है। आप इस चैनल को ज्वाइन करें। यहां पर आपको डेली बेसिस पर लिंक मिल जाएंगी, प्लस PDF मिल जाएंगी, प्लस के अंदर एग्जाम रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। ये डाउट ग्रुप है। यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। रेलवे के अलावा स्टेट लेवल की हर एग्जाम को यहां पर कवर किया जाएगा। अब देखो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चीज को। रेलवे के अंदर ज्योमेट्री के साथ साथ हम लोग मेंसुरेशन 2D को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि 3D तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इजी टाइप के सवाल यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। रेलवे के आप पास्ट के पेपर्स उठा करके देखें तो फिर भी हम लोग अपना लेवल उठा करके चलेंगे। एकदम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइंस की एंड एंगल्स की। एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको दिख रहा है अक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। अक्यूट एंगल कौन सा होता है भाई? अक्यूट एंगल आपका वो होता है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी होती है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। एक आपके साथ टर्म और यूज होती है, हालांकि इसको काम में नहीं लेते हैं, जीरो एंगल। जीरो एंगल जैसा कि इसका नाम है वैसे के वैसे ही आपका 0 डिग्री का होता है। तो सबसे पहला अपना अक्यूट एंगल या न्यून कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। अगला पार्ट आपको दिख रहा होगा राइट एंगल। राइट एंगल समकोण। यहां पर क्या होगा भाई? थीटा की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री। हर बच्चा जानता है कि समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। फिर अगला पार्ट आता है अपना ऑब्टूस एंगल या फिर अधिक कोण। जैसा कि इसका नाम है, ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होगा। थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी लेकिन 180 डिग्री से ये आपका छोटा होगा। इसके बाद अपना आ जाता है स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण भी कहा जाता है, जिसे सरल कोण भी कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भी? थीटा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, इसको देख लो। 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। बहुत सारे बच्चों को इनमें से लगभग बातें पता भी होंगी, कुछ को नहीं पता होंगी, इसलिए आपका टाइम किल नहीं होगा कि मैं स्ट्रेट एंगल लिखूं, उसका नाम लिखूं। सीधे सीधे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है, कोई फालतू की बकवास नहीं करनी है, सीधे सीधे टू दी पॉइंट बात करेंगे। अब देखना, आपके सामने आता है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? ये आपका 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। कैसे भाई? जैसे आपने एक एंगल बनाया ये वाला, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं, मान लो 40 डिग्री है। तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो असल में देखा जाए वो कितना? पूरा का पूरा 360 होगा आपका। तो ये वाली जो वैल्यू बचेगी 320 डिग्री, ये असल में देखा जाए, असल में अगर आप इसे देखेंगे तो ये अक्यूट एंगल के रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका एक आखिरी पार्ट आता है थीटा बराबर 360 डिग्री। इसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल या फिर संपूर्ण कोण, लिखा जा सकता है। कई बार देखो सवाल बनाता है तो वो क्या करता है, जैसे इन टर्म्स का सहारा ले लेता है। जैसे सरल कोण का सहारा ले लेगा, कोई पर्टिकुलर सवाल बना लेगा। हालांकि सवाल कैसे बनते हैं वो क्वेश्चंस में ही हम लोग डील करेंगे। इसके बाद अगले पार्ट पर आ जाते हैं भाई। अगले पार्ट में आपके सामने क्या दे रखा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर आप कहें पूरक कोण हिंदी के अंदर। और फिर एक पार्ट आपका है सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर हम इसे हिंदी में कह सकते हैं समपूरक कोण। तो जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होगा भाई?
90 डिग्री होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगर तीन होते तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 90 डिग्री, तो क्या हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते थे? नहीं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, दो एंगल्स का आपके पास एक पेयर होता है, अगर उन दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा तभी हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं या फिर पूरक कोण कहते हैं। क्लियर है? छोटी सी बात और क्या ध्यान रखनी है, जैसे आपसे कहे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे भाई 60 डिग्री। रीजन क्या है, दोनों को मिलकर के 90 बनाना है। आपसे कहे जैसे 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे 20 डिग्री होगा। क्यों? दोनों का सम मिलकर के क्या बनाना है, 90 डिग्री। इस टाइप के सवाल ग्रुप डी वगैरह के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगला पार्ट है अपना सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर समपूरक कोण। समपूरक कोण कौन से होते हैं भाई? ऐसे दो एंगल, दो से ज्यादा होंगे उसके लिए बात अप्लाई नहीं होती है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कोई कहे कि 150 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका 30 डिग्री होगा। क्लियर है? इन दोनों पर बेस जब सवाल आते हैं तो एग्जामिनर कई बार चालाकी कर देता है। वो सारी की सारी चीजें हम लोग सवालों के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चालाकियां कर सकता है। क्लियर है भाई? जैसे आपसे कहे कि 100 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 80 डिग्री। दोनों का सम मिलकर के कितना होना चाहिए आपका, दोनों का सम मिलकर के आपका होना चाहिए 180। ठीक है? नीचे जो बात दे रखी है इसमें थोड़ा सा इसने चेंज कर देना, सम 180 डिग्री और सम आपका यहां पर क्या है 360 डिग्री, तो इसको चेंज कर लेना। कॉम्प्लीमेंट्री के केस के अंदर आपका क्या होता है भाई, सीधे सीधे अगर हम लोग कहें 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में आपका क्या होता है 180 डिग्री। चलिए भाई कुछ टर्म्स और डिस्कस करते हैं। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें क्या पढ़े लिखों की तरह पढ़ना है कि आगे चल के जब टर्म्स काम में लेने स्टार्ट कर दें, ये इसका इंटीरियर एंगल है। अब कुछ बच्चे खोए हुए हैं, सर इंटीरियर एंगल कहां से आ गया, तो फिर मैं कहूं ये देखो अंदर वाला। नहीं, बात को प्रॉपर मैनर में देखते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं भाई? कोई भी आपके पास आकृति है, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जितने भी टाइप के, मैं ट्राइंगल के एग्जांपल से आपको यहां पर बात एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, इसके इस एंगल की वैल्यू जैसे मैंने कही x और इसकी वैल्यू मैंने कही y और इसकी वैल्यू मैंने कही z। तो यहां पर जो आपके पास x, y और z है, x, y और z है, ये आपके क्या होते हैं इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ बन रहे हैं। इंटीरियर साइड के अंदर जो भी एंगल बनेंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे। हिंदी में कहोगे तो आंतरिक कोण या फिर अंतः कोण आप इनको कह सकते हैं। फिर देखना यहां पर, अगर आप इस साइड को इस साइड पर चले और इसको आपने सीधे सीधे बढ़ा दिया, इस साइड पर चले सीधे सीधे बढ़ा दिया, ये वाला जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना आपका, मैं इसको नाम दे देता हूं जेड डैश। क्लियर है? आपका मन होता तो आप इस साइड को भी बढ़ा सकते थे, इस साइड को भी बढ़ा सकते थे, तो ये एंगल जो है आपका वो क्या है जेड डैश। क्लियर है? ऐसे ही आप इसको, जैसे मैं एक ही तरफ से बढ़ाते हुए चल रहा हूं, एक्स डैश नाम दे दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने वाई डैश नाम दे दिया। क्लियर? आप चाहे तो आप इस साइड में भी इसको सीधे सीधे बढ़ाना है, तो ये भी आपका क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। तो यहां जो हमने मार्किंग की है उसके हिसाब से एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश ये आपके क्या होंगे एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण या फिर एक्सटर्नल एंगल लिखा जा सकता है। क्लियर है? कोई तनाव नहीं लेना है, सीधे सीधे आपके यहां पर कंक्लूजन निकलते हैं, अंदर बना है अंदर का कोण, बाहर बना है बाहर का कोण। ठीक है भाई? इसका इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ कोई लेना देना होता नहीं है, तो इसके लिए एक हमने तीसरी टर्म काम में ली है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहां बनते हैं? जहां कहीं भी आपके सामने
कोई क्रॉस लगा हुआ आपको दिखता है, वहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? कैसे हुए भाई बराबर? जैसे मैंने इसको नाम दिया 30 डिग्री और आपको पता है ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है, इस पर एंगल जो बना, या फिर ये सरल कोण या रिजु कोण है, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 150। इसी बात को अगर मैं इस साइड से ऑब्जर्व करना चाहूं तो देखना फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, 150 डिग्री आपका ये है, तो ये कितना भी 30 डिग्री। फिर से देखना यहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन को माना है और यहां देखो ये 30 डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा 150 डिग्री। तो जहां कहीं भी आपका क्रॉस लगता है, जहां कहीं भी आपका क्रॉस लगता है, ये एंगल अगर x है तो ये भी आपका x होगा, ये एंगल y है तो आपका ये वाला भी क्या होगा y होगा। तो इनको नाम दिया जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जहां पर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटती हुई आपको नजर आती हैं तो वहां पर आपके बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या फिर शीर्षाभिमुख कोण। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। इंटीरियर एंगल, शेप के अंदर की तरफ जो भी एंगल बनते हैं सारे के सारे आपके इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे ही आप उस शेप की किसी साइड को बढ़ाते हैं तो इंटीरियर एंगल के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बन के आता है दूसरे एंगल का, वो आपका कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना, यहां पर छोटी सी बात यह है कि भाई देखो ये आपका क्या था, फिर से मैं लिख देता हूं, ये आपका था इंटीरियर एंगल और इसके साथ में ये एंगल बना आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एक छोटा सा कंक्लूजन आप यहां से लिख सकते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो हमेशा ही क्या होता है 180 डिग्री। आकृति आपकी कैसी भी हो, जैसे आपको ये कह दे कि रेगुलर पेंटागन है, सम पंचभुज है या फिर नॉर्मल पंचभुज है जिसकी पांचों भुजाएं अलग हैं, रिजल्ट हमेशा ही ये मेंटेन रहता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर आपका 180 डिग्री। रीजन डायग्राम आपका इसी फ्लो के अंदर बनेगा, तो इसका रिजल्ट ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा ही निकल के आएगा। अगली टर्म की बात कर लेते हैं जो हमें काम में लेनी है, एडजासेंट एंगल्स, और दूसरा है आपका लीनियर पेयर। एडजासेंट एंगल्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर एडजासेंट एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा मैं डायग्राम बना लेता हूं। इन एंगल्स को मैंने नाम दिया x, y और z। तो ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे को टच करते हैं और जहां से ये बनना स्टार्ट होते हैं वो उनका पॉइंट सेम ही रहता है। ठीक है, थ्योरी के अंदर तो बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो, सीधी सी बात ये समझना, दो पास पास के जो एंगल होते हैं जो एक ही पॉइंट से बनते हैं उनको एडजासेंट एंगल्स या फिर आसन कोण कहा जाता है। अगर यहां मैं कहूं क्या x और y का कॉम्बिनेशन आपका एडजासेंट एंगल है। दूसरा सवाल अगर मैं पूछूं आपसे क्या y और z का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा दो एंगल्स का होगा। फिर मैं आपसे सवाल करता हूं क्या x और z जो हैं आपके वो एडजासेंट एंगल्स हैं। तो आपने कहा कि सर अगर इस बात को x और y की ही ये बात कर रहा है तो इस बात को भूल जाओ, x और y एक ही पॉइंट से बन रहे हैं और दोनों पास पास हैं, इसका मतलब ये आपकी एडजासेंट एंगल आसन कोण होंगे। क्लियर है? ऐसे ही y और z का कॉम्बिनेशन इसी पॉइंट से निकल रहा है और दोनों पास पास हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यकीनन ये भी हमारे क्या होंगे आसन कोण या फिर एडजासेंट एंगल्स। x और z की बात करें, x और z की अगर आप बात करेंगे तो यहां से आप पाएंगे कि इनका पॉइंट तो कॉमन है लेकिन दोनों एंगल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें हम लोग एडजासेंट एंगल्स नहीं कह सकते। क्लियर है? फिर आपके सामने एक टर्मिनोलॉजी और निकल के आती है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म की अगर हम लोग बात करें तो असल में देखा जाए जैसा इसका नाम है, लीनियर शब्द कहां से आया है आपका लाइन से। लीनियर इक्वेशन होती है जैसे रैखिक समीकरण, तो असल में वो क्या होती है लाइन की इक्वेशन होती है।
रेखा का समीकरण होता है। तो ऐसे ही लीनियर पेयर क्या होगा, एक लाइन ली जाएगी, वहां पर आप कोई भी एंगल बनाते हो और इन दोनों को जैसे आपने बनाया, इसको मैंने नाम दिया एक्स और वाई, एक लाइन पर बनते हैं, दोनों के दोनों ही आपके एडजेसेंट एंगल भी हैं, लेकिन लाइन पर जो बनने वाले एंगल होते हैं उनका सम क्या निकल के आ जाएगा भाई, 180 डिग्री। तो ये जो बात है असल में देखा जाए तो ये स्ट्रेट एंगल में भी फॉलो होती है और इसे आप लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो रेखिक युग्म। तो ये छोटी छोटी अपनी टर्मिनोलॉजी है। अब यहां से देखो हम लोग कुछ सवाल उठाने स्टार्ट कर देते हैं। पैटर्न अपना यही रहेगा कि यहां पर रेलवे से रिलेटेड जिस टाइप के सवाल आते हैं और कुछ संभावनाएं, इसको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं लेकर के जाएंगे। रीजन ये है कि गहराई में देखा जाए तो एसएससी और सीडीएस में जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है तो पूरी की पूरी मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है ज्योमेट्री को पढ़ाने में। क्लियर है? तो इसका मतलब रेलवे में उस टाइप की चीजें नहीं आती, आलतू फालतू टाइप की, तो उनके अंदर आपको अपना टाइम भी नहीं किल करना है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, सीएचएसएल या सीपीओ, बिल्कुल वो इन सेशंस को देखें। उनके जो बेसिक्स हैं वो ऑटोमेटिक यहां से क्लियर हो जाएंगे, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो भाई, सवाल नंबर 455 के अंदर हम लोग चलते हैं। 454 हो चुके थे। अब यहां से देखना जरा, 65 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो, 65 डिग्री का पूरक कोण। अब इसने ऑप्शन दे रखे हैं 35, 25, 115, 125। अब देखो, जिस बच्चे को ठीक से नहीं पता होता है तो उसके पास क्या संभावनाएं रहती हैं, वो या तो ये सोचता है कि दोनों का सम 90 डिग्री होगा या दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जिसने एक बार पढ़ लिया है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है या ऊपर ऊपर से देखा, भाई एक केस में 90 डिग्री होता है, एक केस में 180 डिग्री होता है। एग्जामिनर यहां पर चालाकी ये करता है कि 65 के अंदर जब आप ऐड करेंगे 25 तो आपका रिजल्ट यहां से क्या निकल के आएगा, 90, और 65 में जब आप ऐड करेंगे 115 तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 180। क्लियर है? तो इस सवाल में मान लो 180 का सम कहीं बनता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा तुक्का भी मार देता कि 90 बनेगा, 180 तो बन ही नहीं रहा। तो पहली बात तो यह है कि दो ही टाइप के आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको अच्छे से ध्यान रख लें। एक बार ध्यान रखेंगे वो हमेशा ध्यान रहेगा। क्लियर है? एग्जामिनर किस टाइप की चालाकी करता है ये मैंने आपको बता दी। अब पूरक कोण क्या होते हैं भाई, जिन दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है। तो यहां से 65 डिग्री के अंदर आप ऐड किसको करेंगे, 25 डिग्री को, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला सवाल देखना जरा 456, ये भी आसान है। 82 डिग्री का समपूरक कोण, इंग्लिश में इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आप ठीक कर ले, सप्लीमेंट्री कर लेना। ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री कहा जाता है। 82 डिग्री का सप्लीमेंट्री, यहां भी देखो एग्जामिनर ने क्या चालाकी की कि बच्चा जल्दबाजी में क्या सोच ले, जैसे या तो 90 बनेगा सम या 180 बनेगा, तो 82 में 8 जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट यहां से क्या निकल के आता है, 90 डिग्री। 82 में अगर आप 98 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 180। इसका मतलब ये संभावनाएं तो एकदम खत्म हो जाती हैं कि आप कोई तुक्का मार दे जाएंगे। ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। एक बार आपको अपने नोट्स में लिखना है, इतने में याद रह जाएगा। समपूरक कोण क्या होगा भाई, 98 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, वो आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल आसान से हैं तो रिप्लाई करते जाओ हर सवाल का। 457, ठीक है भाई, मेरा उद्देश्य ये नहीं था आपको कि ज्योमेट्री स्टार्ट करूं और मैं कोई ऐसे ताबड़तोड़ सवाल करवा दूं आपको जिससे आप इंप्रेस हो जाएं कि वाह गुरुजी चमत्कार हो गया। देखो, रेलवे की सीरीज स्टार्ट की, इसका मतलब फोकस रेलवे पर रहेगा। किस टाइप के सवाल आते हैं, एकदम छोटे छोटे भी सवाल वो पूछता है, तो वहां से इन चीजों को उठा करके चलना मेरा उद्देश्य था कि वहां से चीजों को उठा करके चलें, जिससे कि एग्जाम के अंदर बच्चे को ये ना लगे कि यार ये छोटी सी बात थी, मेरे को पता ही नहीं थी, ये कहां से पूछ ली गई है। ठीक है, एक क्लास के बाद आपके सवालों का लेवल है वो ऑटोमेटिक वैसे ही बढ़ जाएगा। देखना जरा, रेखिक युग्म का एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा।
लीनियर पेयर होता है, उन दोनों के अंदर सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। 75 में क्या ऐड करोगे भाई, जायज सी बात है 105 डिग्री ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट 180 आ जाएगा। सवाल नंबर 458 की बात कर लेते हैं। तो इसने क्या कहा, पूरक कोणों का योग होता है, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सम कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है। ये डेफिनेशन है, रेलवे ने इसको पूछा भी है। अगली टर्म्स और भी क्या बन सकती थी, अगले सवाल में इसने क्या कहा, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज, सम पूरक कोणों का योग क्या होता है, तो आपको पता है कि 180 डिग्री होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल यहां से देखो, जो एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में सवालों का थोड़ा सा अगर और स्तर बढ़ाया जाए तो सवाल इस टाइप के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखना इसने क्या कहा कि एक रैखिक युग्म है आपके पास, लीनियर पेयर है, कि कोण है उनका अनुपात क्या है भाई 4:5, कोणों का अंतर ज्ञात करें। सवाल इतना आसान है कि आप वर्बली कर सकते हो, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं भाई। लीनियर पेयर आपका कुछ ऐसे सा बनता है और एक एंगल की वैल्यू 4 है, इसको मैंने 4 लिख दिया, दूसरे एंगल की वैल्यू 5 है। अब आपको पता है कि रेशियो में दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो दोनों का सम 9 आता है। असल में ये 9 ना होकर के कितना है 180 डिग्री। किससे गुणा किया भाई 20 डिग्री से। आपसे पूछ रहा है कि यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है रेशियो में 1 है, इसको भी आप 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 20 डिग्री। बाकी सवाल एकदम नकली है और आप इसे माइंड में कर सकते हैं, और आपको ऐसे सवाल माइंड में ही करने हैं। कैसे करोगे भाई, लीनियर पेयर का आपको पता है कि सम 180 डिग्री होता है, 1 4 1 5, 9 किसको बताता है 180 डिग्री को, 20 से गुणा किया, 4 और 5 का अंतर 1 है, तो इसका मतलब 20 से मल्टीप्लाई करते ही आपका रिजल्ट 20 डिग्री आ जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 461 की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, 461 लैंग्वेज को आप रीड करें सबसे पहले तो। देखना, यदि दो समपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक है। तो पहले तो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। एक सीधा सटीक तरीका यह है आपका कि एक एंगल x माना, एक y माना, दो आपके कैसे एंगल हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है भाई। समपूरक कोण है तो इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देना आप, इंग्लिश के अंदर आप इसको लिखेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है भाई। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में इश्यू आ गया है, लैंग्वेज चेंज कर देना। बाकी पीडीएफ में मेरा प्रयास रहेगा इसे आप सप्लीमेंट्री कर देना इंग्लिश के अंदर। हिंदी में यहां पर कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे आप यहां पर लिख सकते हो। संपूरक इसने दे रखा है, कुछ लिखने की नीड नहीं है। जब भी एंगल आपके सप्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्लियर है। और दोनों का अंतर कितना बताया भाई उसने, x माइनस वाई कितना है 44 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहां से डील करने का तरीका क्या हो सकता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, y से y कट जाएगा, यहां से क्या बनेगा आपका 2x बराबर, क्लियर है। इन दोनों का एडिशन किया 4 8 और 4 12, 1 और 1 आपका 2, x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1 1 2। क्या आपको ऐसा यहां पर कोई एंगल दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा एंगल तो नहीं दिखा कोई भी, तो y की वैल्यू निकालो। अब सिंपल सी बात है भाई क्या ऐड कर दें कि 180 बने, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है आपका 180। अंतर निकाल सकते हो, 180 में से इसको घटाओगे तो यहां पर बचेगा आपके पास 8 और ये आपका क्या हो जाएगा 6, 68 डिग्री आपके पास रिजल्ट है। ऑप्शन 4 आपका क्या हो गया करेक्ट। इस सवाल को हमने किस अप्रोच से सोल्व किया, जितना हम लोग जानते थे सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम आपका क्या होता है 180 डिग्री, लिखा, दोनों का डिफरेंस दे रखा था, लिखा, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो एक एंगल की वैल्यू आई 112। अगर ऑप्शन में 112 हमें दिख जाता तो जायज सी बात है, एक ही एंगल पूछा, दोनों तो दे नहीं सकता ऑप्शन के अंदर, तो हम 112 को टिक कर देते, लेकिन वो हमें ऑप्शन में नहीं मिला तो इसलिए हमें दूसरा निकालना पड़ा कि दोनों का सम 180 है, एक 112 है, तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा 68। अब देखो ऐसे सवालों के लिए आप सोचने का नजरिया थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं,
थोड़ा सा नजरिया चेंज कर सकते हैं। वो क्या होगा भी चेंज करने का तरीका? आपको पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्लियर है। अब देखना दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 44 डिग्री। दोनों के बीच का अंतर 44 डिग्री है, इसका मतलब एक एंगल कुछ होगा और उसी एंगल में अगर मैं 44 डिग्री और ऐड कर दूं तो मेरा दूसरा एंगल निकल के आएगा। यही तो बात है ना कि अगर मेरा एक एंगल x है तो दूसरा x तो होगा ही होगा। दोनों का अंतर 44 डिग्री है तो 44 डिग्री एक्स्ट्रा वैल्यू इसके पास होगी। तो बेटर क्या रहेगा, एक को वो 44 डिग्री आप दे दो, पहले ही दे दोगे। अब देखो 180 में से 40 चला गया, 140 बचा। 140 में से 4 भी आपने लेस कर दिया तो आपके पास कितना बचा, 136। 136 आपके पास बच गया। अब यहां से ऑब्जर्व करना, 136 डिग्री के दो टुकड़े करोगे, 136 डिग्री के दो टुकड़े करोगे, अंतर आपने सीधे सीधे लिख लिया। तो यहां पर देखो ये एंगल 68 डिग्री आया और ये 68 डिग्री आया। क्या किया मैंने, 180 डिग्री दोनों का सम होगा। हालांकि आप चाहते तो इस पार्ट को ही लिख सकते थे। 44 डिग्री का अंतर है तो इसका मतलब एक एंगल के पास 44 डिग्री एक्स्ट्रा है, तभी अंतर क्रिएट हुआ है। बचे हुए एंगल में क्या करो, दो बराबर टुकड़े कर दो, 68 68 के हो गए। तो एक एंगल तो आपका ये निकल के आ गया, दूसरा आपका ये आ गया। ऑप्शन में आपको 68 दिख रहा था तो इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, ये भी आपकी एक अप्रोच हो सकती है डील करने की। चलिए भाई सवाल नंबर 462 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 462। देखना जरा, इसने क्या कहा कि उस कोण का माप क्या है, उस एंगल की वैल्यू या मेजरमेंट क्या है जिसका समपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। ठीक है भाई, अब देखो चलो एक तो सीधे सीधे मैं तरीका आपको बताता हूं कि भाई इसको सोल्व कैसे कर सकते थे। दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे इसे आप एग्जाम में कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखना उस कोण का माप क्या है, कोई पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू पूछ रहा है जिसका समपूरक कोण मैंने मान लिया वो एंगल मेरे पास कितना है x। अब देखना यहां पर उसका समपूरक कोण कितना होगा। आपको भी पता है ये एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 में से आप x को लेस कर दो। उस कोण का माप x है और उसका सप्लीमेंट्री ये है। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या कहा, उसके पूरक कोण के ये जो एंगल है आपका ये सप्लीमेंट्री एंगल है, किसका, इसका। और इसका आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहते हैं, इसका अगर आप पूरक कोण निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, दोनों का सम 90 होगा। तो 90 डिग्री में से क्या करो आप x को लेस कर दो। रिलेशन किसके बीच में दिया भाई इसने, उस कोण का माप क्या है जिसका समपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ समपूरक कोण ये वाली वैल्यू 180 डिग्री माइनस x। चाहते तो आप एग्जाम में यहां से स्टार्ट कर सकते थे। कैसे भी देखो एक बार सीधे रिलेट करवा देता हूं। उस कोण की वैल्यू क्या होगी, उस कोण की वैल्यू x होगी जिसका समपूरक कोण 180 माइनस x लिखा। उसके पूरक कोण कितना है भाई 90 डिग्री माइनस x और इसका कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो एग्जाम में अगर आप चाहें तो इस बात को ऐसे लिखें, एक दो सवाल को आप डिटेल में खुद से करके देखें, चीजें इजी वे में समझ आ जाएंगी तो कई सारे आप तरीके यहां से निकाल ले जाओगे। देखना सोल्व करते हैं इसको भाई। ये वाली वैल्यू माइनस का 3x इधर आ जाएगी, माइनस x है तो 3x में से x चला गया 2x। 90 गुणा 3 270 में से 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई यहां से 45 डिग्री, हमने जो एंगल माना था। तो एक तो एग्जाम की अप्रोच ये है कि इसके अंदर आप सीधे सीधे बातों को लिखते जाओ और उसको सोल्व कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। एक तरीका आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी फॉलो कर सकते हैं। बाई ऑप्शन में ये होता है कि भाई कई बार चीजें आसान है तो सीधे सीधे डील कर सकते हो। जैसे आप टारगेट क्या करोगे भाई, पहले निकाल लो इनका क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर निकाल लो सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिखना चाहिए। 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पहले ऑप्शन की बात करो, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है, सप्लीमेंट्री एंगल 150 है, 3 गुना पर नहीं बैठा, गलत।
ऑप्शन 2 की बात कर लेते हैं। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 45 होगा और सप्लीमेंट्री 135 होगा, 3 गुना पर बैठा है, रिजल्ट आपका करेक्ट हो गया। तो ये भी एक तरीका था। मैक्सिमम यहां पर क्या है, आपको 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो जो बच्चे जिनका मतलब ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, पहले तो एक एक बात लिखें, सप्लीमेंट्री क्या, कॉम्प्लीमेंट्री क्या, ये बात समझ आ गई तो फिर आप इसको ऐसे डील कर लें, ठीक है। और ये वाली बात भी आपकी क्लियर है तो आप एक बार ऑप्शन से भी इसको ट्राई करने की कोशिश करें। दिखने में लगता है कि भाई 3 ऑप्शन चेक कर दें, लेकिन वो भी काम आपका आसान है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। आपके सामने एक सवाल है 463, अटेम्प्ट करके बताओ भाई इसको। आपके पास लगभग ये मान के चलो 15 सेकंड का टाइम है। देखो 463 में इसने क्या कहा, वह कोण क्या होगा जिसका पूरक कोण, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसके समपूरक कोण का 1/4 है। ठीक है भाई, देखना जरा यहां क्या कहना चाह रहा है, आपसे कहना चाह रहा है कि वह कोण क्या होगा जिसका पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स लिख सकते हो। आपने माना एंगल क्या है आपका x, ये आपको निकालना है। इसका 90 माइनस एक्स करोगे, इसका मतलब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, समपूरक कोण, समपूरक कोण कितना भाई 180 डिग्री माइनस एक्स, एंगल x का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स। समपूरक कोण का क्या बता रहा है 1/4, इसका मतलब क्या करो, इसका बाई 4 और ये वैल्यू बराबर किसके आ गई, इसके। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। ठीक है, ये एक तो तरीका आपका एग्जाम में करने का ये हो सकता था। सोल्व करना भी इजी है, देखो इसको गुणा करो, पहले x का समाधान कर दो, 4 का गुणा करोगे, 4 पूरा इधर ले जाओ, माइनस 4x उधर जाएगा, प्लस का 4x, 4x में से x चला गया, क्या बचा 3x। 90 गुणा 4, 360 में से 180 घटा दिया, कितना आया 180। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, लिखा जा सकता है। दूसरी अप्रोच देखो, दूसरी अप्रोच ये है, ये भी आसान है और ये तरीका क्या आपका बाई ऑप्शन से जाने का। बाई ऑप्शन में देखो कई बार फायदा भी हो जाता है कि आपको सीधे सीधे पहले ही ऑप्शन में रिजल्ट मिल जाता है, कई बार फायदा नहीं होता, तीसरे ऑप्शन में जाकर रिजल्ट मिलता है। 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं, तीनों वो ढूंढो जो आपको आसान लगते हैं। ठीक है भाई, अब देखना जरा यहां पर पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन तो सीधे सीधे वैसे ही गलत हो गया। चौथा क्यों गलत हो गया भाई, 120 डिग्री का तो निकलता ही नहीं है कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। तो असल में देखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आपको ट्राई करना है, कोई 2 चेक करोगे, तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। बाकी मैं आपको 3 ही चेक करवा के बता देता हूं। देखो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 150। इसका 1/4 है, ये नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें 90 डिग्री का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री 0 लिखोगे और सप्लीमेंट्री 90 डिग्री, ये भी गलत है साफ साफ। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है, चेक कर ले। 60 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना है 30 डिग्री, 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना है 120 डिग्री, इसका 1/4 है, इसका मतलब ये आपका रिजल्ट क्या हो गया करेक्ट। तो छोटी छोटी चीजें हैं, रेलवे के मैंने पेपर देखे तो ऑब्जर्वेशन में यही बात निकल के आई यहां पर कि आप कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखोगे तो भी कई सारे आपके सवाल सही हो जाएंगे एग्जाम में। चलिए भाई अगला पार्ट यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं। समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी फीलिंग है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी मैंने x मान ली, ये लंबवत दूरी कहीं भी आप मेजर करो, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो बीच की लंबवत दूरी है ये हमेशा ही आपकी क्या रहती है फिक्स।
दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, जिनके बीच कोई भी एंगल नहीं बनता है, वो आपकी पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एल आपका पैरेलल होगा एम के, एल एक रेखा है, एम एक रेखा है, ये आपका पैरेलल का साइन हो गया। क्लियर? एग्जाम में जब सवाल देता है तो वो इसी फ्लो में इस साइन को यूज करता है। परपेंडिकुलर लाइंस सबको पता है भाई, एक लाइन आपकी एल है, इसके परपेंडिकुलर, तो अगर लाइन 0 डिग्री बनाती तो पैरेलल हो जाती, इसको आप जस्ट 90 पर घुमा देते हो तो ये लाइन आपकी एम है और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। रिप्रेजेंट करने का तरीका भी एल आपका होगा परपेंडिकुलर किसके, एम के, लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो सवाल इस पार्ट से बनते हैं, पैरेलल लाइन का जो आपका कॉम्बिनेशन है, सवाल इससे बनते हैं। कैसे बनते हैं इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर भी हमें कुछ बात देखनी है। देखो जब भी कभी आपके पास दो पैरेलल लाइन हो, मैंने माना एल लाइन मेरी एम लाइन के पैरेलल है, ये मुझे उसने दे रखा है, इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन एन ने कट किया। क्लियर? दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा कट करती है। एक सीक्वेंस में मैं इनकी मार्किंग कर लेता हूं, इस एंगल का नाम 1 है मेरा, इसका 2 है, इसका 3, ये 4, इसी फ्लो में सबकी हम लोग क्या कर लेते हैं मार्किंग। देखना अब सीधे सीधे आप बताओ, इस पार्ट को देखो पूरे को, आप कह सकते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। एंगल 2 आपका किसके इक्वल है 8 के। क्यों इक्वल हुआ भाई? रीजन ये है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था जहां कहीं भी क्रॉस लगता है वहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, तो ये एंगल क्या होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जा सकता है। इसकी वजह से नोट्स बनाते टाइम भी थ्योरी में ये नाम लिख लेना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। इस पेयर को देखो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को देखो, एंगल 3 किसके बराबर भी, एंगल 3 5 के बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट है। ऐसे ही एंगल 4 आपका बराबर किसके 6 के, ये भी आपका क्या हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक बात समझ में आ गई कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें क्या कुछ याद रखने वाली बात थी? नहीं भाई, कोई याद रखने वाली बात नहीं थी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल डायग्राम देखते हो तुरंत के तुरंत समझ आता है। फिर देखना इन रेखाओं के बीच कोई दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, एक्स होगी। अगर मैं इस एक्स को कम करूं, धीरे 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 मैं इसको अगर कम करता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा एक्स मैंने 0 कर दिया, एक्स मैं 0 कर देता हूं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि लाइन एल और एम एक दूसरे के ऊपर से गुजरना स्टार्ट कर देंगी। क्या किया मैंने, इनके बीच की दूरी x थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात चल रही है, धीरे धीरे मैंने क्या किया लाइंस के बीच की दूरी कम की। एक टाइम ऐसा आ गया x को मैंने 0 कर दिया, एक लाइन दूसरे के ऊपर से गुजरने लग गई। अब डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपकी तीसरी लाइन थी, यहां पर एंगल आपका 1 था, ये 2 था, यहां पर आपका 7 था और ये 8 था। ये पार्ट धीरे धीरे खिसकते खिसकते इसको उठा करके इस पर रख दो भाई, तो इसका मतलब जहां 1 है वहीं का वहीं 3 आ गया, जहां 2 है वहीं का वहीं आपका 4 आ गया, जहां 5 है वहीं का वहीं 7 एंगल, और जहां आपका 6 है वहीं का वहीं आपका 8 एंगल निकल के आ गया। ये 6 है, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो किया क्या हमने, एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला, दो पैरेलल लाइन है, जैसे ही बीच की दूरी 0 करोगे दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजरना स्टार्ट कर देंगे। कंक्लूजन क्या निकला भाई, अगर ये डायग्राम ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता कोई समस्या नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 और 3 बराबर है, एंगल 2 और 4 बराबर है, एंगल 5 और 7 बराबर है, एंगल 6 और 8 बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को ऐसे करके ये डायग्राम बना के प्रूव कर दिया। अब इनका भी एक नाम होता है, इनका भी एक नाम होता है, क्या होगा भाई, इनका नाम होता है संगत कोण, संगत कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कौन कौन से भाई? एंगल 1 का संगत कोण कौन है? 3। एंगल 2 का करस्पोंडिंग एंगल कौन है भाई? 4। एंगल 5 का जो करस्पोंडिंग एंगल है वो कौन है भाई? 7। और एंगल 6 का करस्पोंडिंग एंगल कौन है भाई? 8। ठीक है, नाम नहीं ध्यान रखने आपको, बस थोड़ा सा देखो, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई इस पर सवाल तो बनने हैं। अब बार बार मैं आपको ये कहता हुआ ठीक नहीं लगूंगा, पर्सनली मैंने फील किया यहां पर कि कई बार हम कहते हैं देखो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये फालतू बात है। इसलिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको टेक्निकली लेकर चलते हैं कि पढ़े लिखे आप भी हैं, पढ़ा लिखा मैं भी हूं, तो क्यों ना इन चीजों को पढ़े लिखे लोगों की तरह ही पढ़ा जाए। तो उससे बेटर क्या होगा कि भविष्य में जब हम लोग पैरेलल लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तब मैं सीधे कहूंगा देखो इस एंगल का करस्पोंडिंग एंगल ये होता है, तो ये आपका इक्वल हो गया। क्लियर है भाई? तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब एक टर्म और यहां पर काम आती है, एक टर्म यहां पर क्या काम आती है भाई, देखना जरा। देखो क्या लिख सकते हो, अभी अभी आपने देखा, अभी अभी आपने क्या देखा था कि एंगल 1 जो है वो बराबर किसके है? एंगल 7 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखा जा सकता है। एंगल 1 7 के बराबर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अभी अभी आपने देखा एंगल 1 बराबर 3 के, कौन सा एंगल भाई? करस्पोंडिंग एंगल, करस्पोंडिंग एंगल या फिर संगत कोण। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जो 3 है वो 7 के बराबर, 1 के बराबर 7 है, 1 के बराबर 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? एंगल 3 7 के बराबर। ऐसे ही आप कह सकते हो कि 8 का करस्पोंडिंग एंगल 6 है, 8 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 2 है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल आपके बराबर होंगे। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला? एंगल 2 6 के बराबर है, एंगल 3 आपका किसके बराबर है भाई? एंगल 7 के। इनका भी नाम होता है और इन्हें कहा जाता है एकांतर कोण, एकांतर कोण या फिर अल्टरनेट एंगल्स। मतलब एक सीक्वेंस में देखते हो तो एक छोड़ करके एक, यहां से गए इसको छोड़ दिया इस पर आ गए, या यहां से गए तो इसको छोड़ा इस पर आ गए। अल्टरनेट का यही मतलब होता है। तो ये आपके अल्टरनेट हो गए। इस लैंग्वेज को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाओगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एकांतर कोण आंतरिक रूप से, एकांतर कोण बाह्य रूप से। जैसे ये यहां पर अंदर अंदर बने हैं इसलिए इनको इंटीरियर नाम दे दिया जाता है। ये वाले जो एंगल हैं ये आपके क्या है? बाहर बाहर बने हैं। कैसे? एंगल 1 7 के बराबर है और यहीं पर एक जो है आपका वो 5 के बराबर है। जब आप 1 का 5 के साथ रिलेशन बताएंगे तो आप कहेंगे एकांतर कोण है, लेकिन वो क्या है? बाहर का। इस पर बेस्ड, इन टर्म्स पर बेस्ड सवाल नहीं पूछे कि इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, करस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, इस टाइप से ये सवाल नहीं आते। तो मैं आपके लिए बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता, सीधी सटीक और सुंदर जो बात है वो हमने सीखी कि यहां पर हमें 3 टाइप के एंगल ध्यान रखने थे। 3 टाइप के एंगल कौन से भी? एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कोई तनाव लेना था उसके अंदर? नहीं, कोई तनाव नहीं लेना था, सीधे सीधे डायग्राम है। एक बार के लिए चलो एक्सप्लेन कर देता हूं मेरी तसल्ली के लिए। L और M, L आपका पैरेलल है M के, इसको तीसरी लाइन N ने कट कर दिया। ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखना जरा, 2 आपका 8 के बराबर और 1 7 के बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट। 3 5 के बराबर और 4 6 के बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट। शीर्षाभिमुख कोण हो गए। जहां कहीं भी क्रॉस लगते हुए नजर आए वहां आप कहेंगे कि एंगल बना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोई तनाव नहीं है। एंगल 1 3 के बराबर, 2 आपका 4 के, एंगल 5 7 के, 6 8 के। क्लियर है? ये कौन से एंगल होंगे? ये आपके करस्पोंडिंग या फिर संगत कोण होंगे। पढ़ाते टाइम ये लैंग्वेज आपकी क्लियर होती है तो टीचर के लिए समझाना जरूरी होता है, बार बार ये नहीं करना पड़ता ये इसके ये इसके। सीधी सी बात है, इसका रिलेशन बताना होगा तो सीधे कहा जाएगा करस्पोंडिंग एंगल है। चलो भाई, फिर हमने एक कंक्लूजन निकाला कि 3 7 के बराबर है, 2 6 के बराबर है।
क्लियर। तो इनको क्या नाम दिया, अल्टरनेट एंगल्स। कई बार क्या होता है, इसको और डीप में लिख दिया जाता है, ये अंदर की तरफ बन रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बाहर वालों का बाहर से कंपैरिजन कर देते हो तो अल्टरनेट एंगल्स तो है लेकिन वो एक्सटीरियर फॉर्म में है, इतना गहराई में हमें जाने की नीड नहीं है। अब यहां पर देखो, इतनी बातों के अलावा पैरेलल लाइन का जब सवाल होगा उसे सोल्व करने के लिए एक कॉमन सा जो पैटर्न है वो बार बार आपका रिपीट होता हुआ नजर आएगा। फिर से समझना, पैरेलल लाइंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है अगर वो कहें तो वो क्या होगी, एक लाइन जो है L, दूसरी लाइन आपकी M, इसके पैरेलल है, रेखा L रेखा M के समांतर है। इस एंगल को अगर मैं कहता हूं ये मेरा एंगल कितना है, x डिग्री, ठीक है। इसी का करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है यहां बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा भाई, यहां जो एंगल बनेगा वो भी आपका इसका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम वैल्यू रखेगा। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया y। अब यहां से देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई, लीनियर पेयर हो गया आपका ये रैखिक युग्म, तो x प्लस वाई सीधी रेखा पर वैसे भी साफ साफ दिख रहा है 180 डिग्री होगा x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये जो आगे भविष्य में आपको क्या दिखेगा, ऐसा डायग्राम दिखेगा। तो वहां आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीधे, टाइम बचाने के लिए है बस ये कि आपका एंगल x और जो y है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस बात का यूज अच्छा खासा होता है जब स्पेशली एसएससी के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, तो उसमें ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। आई होप आप बेहतर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, एक्टिव भी होंगे। अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार के लिए लाइक कर दे। एसएससी सीडीएस के बच्चे आजकल और बैंक वाले भी कुछ नाराज चल रहे हैं कि सर हमें बीच में कैसे छोड़ रखा है। मैसेजेस भी आते हैं, कई ग्रुप के ऊपर भी आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं। तो देखो ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सिर्फ इतना ही चेंज आया है कि कुछ चैप्टर हमने पढ़े तो वहां पर लेवल बूस्ट नहीं कर पाते। रीजन देखो, सिंपल सा रीजन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, सारा ब्लेम टीचर पर ना डाला करें आप। 90 डेज का टारगेट लिया है, ठीक है भाई। अब 90 डेज अगर दिसंबर मिड में ये एग्जाम हो जाती है तो आपका सिलेबस उससे पहले हो जाएगा। रेलवे वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो ये 1 महीने आगे खिसकेगी, 1 महीने आगे खिसकेगी तो बच्चे कहेंगे कि गुरुजी अब क्या करें हम लोग। तो आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। अगर 1 महीने एग्जाम आगे खिसकती है, किसी भी कारण से 1.5 महीने खिसकती है, रेलवे की लेकर आऊंगा मैं प्रैक्टिस सीरीज। प्रैक्टिस सीरीज में क्या होगा भाई, जायज सी बात है जितना कुछ पढ़ा दिया है इनके एक टाइप से आप कह सकते हो टेस्ट की फॉर्म में। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भाई आपको एक दिन पहले उनकी पीडीएफ मिले, आप खुद से ट्राई करें, अगले दिन हम उनको धूमधाम से क्या है डील कर दें। अगर ऐसा होता है तो अगर ये एग्जाम आपकी टाइम पर होती है तो कोई प्लान बी होगा, वो बनाएंगे। क्लियर। अब जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो काफी खफा चल रहे हैं, ठीक है। तो इनको देखो, मैंने पहले भी ये कहा था कि भाई इन क्लासेस को आप शेयर करते नहीं, ठीक है भाई। टीचर आप चाह रहे हैं कि जी जान लगा दे। अब ये जो किसी बच्चे को अगर काम करना आता है पावर पॉइंट में, पेज मेकर के अंदर, वर्ड के अंदर, तो उसे आइडिया होगा कि ये जो छोटे छोटे काम करने होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है। मैं खुद करूंगा तो भी टाइम लगेगा, मैं किसी की हेल्प लूंगा तो जाहिर सी बात है उसके पास बैठना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। तो कैसा भी सिनेरियो हो इनमें टाइम लगता है, टाइम, ऊर्जा, सारा का सारा सीन लगता है एक छोटी सी बात को तैयार करने में। आपके सामने सीधे दिख रहा होगा ट्राइंगल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। तो डेडिकेशन मैं तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा दिखा रहा हूं, ठीक है, कि एग्जाम रिलेटेड भी आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई आलतू फालतू बात नहीं की जा रही है कि ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। जो बात सत्य है वो मैंने कही कि जो बच्चे एसएससी, बैंक, सीडीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेशंस हैं वो बिल्कुल हेल्पफुल होंगे, अच्छे खासे हेल्पफुल होंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर मेंस क्या मेरा निकल जाएगा इसके बेसिस पर सीजीएल का, तो देखो झूठी बातों में कुछ नहीं रखा है, मेंस नहीं निकल पाएगा। रीजन क्या हो गया यहां पर कि जैसे अब ज्योमेट्री चलेगा तो रेलवे का और स्टेट लेवल की एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका स्तर बहुत डाउन होता है
और इसी को अगर मैं कवर करवाना चाहूं सीजीएल के लिए तो मुझे कम से कम 40+ आवर्स की नीड होती है सीडीएस या फिर सीजीएल के लिए। तो रीजन क्या है, इतना डेडिकेशन इसमें झोंकना पड़ता है। छोटी छोटी अथाह बातें हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। जिस लेवल पर एसएससी ने पूछा है ज्योमेट्री को, काफी अच्छे लेवल तक एसएससी ने पूछ रखा है, तो उनमें भी नीड क्या होती है, टाइम की। क्लासेस 2 भी हो सकती हैं, 2 कब होंगी भाई, मेरे बस में तो है नहीं है, ये सारा खेल आपके बस में है कि आप एटलीस्ट क्लास के अंदर 6 बजे जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो कम से कम इसके अंदर यार 200-300 बच्चे तो दिखो। अपने ग्रुपों के अंदर इतने सारे बच्चे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी अथाह बच्चे हैं, क्लियर है। 200-300 बच्चे तो कम से कम आप यहां पर दिखो, जिससे स्टडी आईक्यू को ये लगे कि भाई ये टीचर ठीक पढ़ा रहा है, तो एक क्लास और ओपन कर दे। अब आप यहां आना नहीं चाह रहे, डिमांड आपकी ये रहती है कमेंट्स के अंदर, सीआई क्यों छोड़ दिया पीछे, ये क्यों छोड़ दिया। भाई खुला है, जिस दिन आपके 300+ वॉच आनी स्टार्ट हो जाएंगी डेली बेसिस के ऊपर, अपने इस 6 से 8 के अंदर प्रीमियर जो लगता है, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये काम ऑब्जर्व करेगी स्टडी आईक्यू की टीम की 5-10 दिन से लगातार ऐसा ही चल रहा है 300+, तो बिल्कुल सीजीएल भी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मना कब किया, ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा कि रेलवे का कुछ दिन आप लोगों को पढ़ा देंगे फिर कह देंगे कि देखो गुरुजी ठीक तो पढ़ा ही रहे हैं, तो अब इसका पेड कोर्स ले आते हैं। तो ऐसा भी कुछ सीन नहीं कहा कि जो बात स्टार्ट की थी 90 डेज के अंदर सिलेबस होगा। आप जहां कहीं भी XYZ पैसे देकर भी पढ़ रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, कोई अपना कोर्स बेच रहा है, बिल्कुल मेहनत करता है भाई, वो भी उसका भी घर चलता है। लेकिन आप एक कंपेयर कर सकते हैं कि वो कंटेंट मैंने आपको फ्री में, उससे भी बेहतर फ्री में प्रोवाइड करवाया। तो आपका काम क्या है, इनको शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा यहां पर रहा करें। यहां रहेंगे तो आपकी सीजीएल की क्लासेस, बैंक की क्लासेस, सीडीएस की क्लासेस हैं, वो भी पैरेलल में स्टार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज कोई अपने पास ऑप्शन ऐसा बचता नहीं है कि जिससे 5 बच्चे डेली बेसिस पर मुझे कमेंट करते रहें या मैसेज करते रहें, क्यों चला रहे हो, वो क्यों नहीं चला रहे, वो क्यों छोड़ दिया। तो हर चैप्टर को मैंने ईमानदारी से करवाया है, तो ये अंगुली मेरे ऊपर नहीं उठा सकते आप, ये खुद की तरफ उठा करके देखें कि आपने क्या किया है। चलिए अभी बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी देखो, मेंसुरेशन 2D को भी यहां कवर करना है। एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल की जो बेसिक बात है, एंगल्स वाले सवालों को सोल्व करने में जो काम आएंगी उनको डील कर लेते हैं। उनके अंदर क्या काम में आएगा भाई, कोई भी ट्रायंगल है, इनके इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ये एंगल आपका x है, ये एंगल आपका y है, ये एंगल आपका z है। तो x + y + z बराबर 180 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं क्लास में इस बात का प्रूफ भी दे रखा है कि ये क्यों होता है। क्यों होता है भाई, ये जो लाइन जा रही है, जैसे 2 लाइन आपको ऐसे दे दे, या तो बोल के बताइए पैरेलल है, या फिर जैसा साइन इस पर है वैसा का वैसा लगा दे। जैसे ये लाइन है, इस पर ये साइन लगाए तो इस पर भी ये साइन लगा दे, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल। 2 एरो लगाए इस पर, 2 इस पर लगाए, इसका मतलब ये पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देता हूं, कर दी, ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल हो गई। अब ऑब्जर्व करना, अभी हमने क्या पढ़ा है, उस डायग्राम की तरह मैं आपको दिखाता हूं, देखना ऐसा ही था। 2 पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन ने काटा, इसका अल्टरनेट एंगल ये ऐसे ही देखना, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, 2 पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन ने काटा, इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री लिखा जा सकता है। चलो ये तो हो गई अपनी बेसिक सी बात की एनसीईआरटी ने क्या डाल रखा है इसको लेकर, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 क्यों होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंगल्स को सोल्व करने में जो काम आएगी उसमें क्या ध्यान रखना भाई, जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हो, बढ़ा दिया आपने, तो एक बात बताओ मुझे, ये तीनों जो एंगल है, इस एंगल को एक बार के लिए मैं k मान लेता हूं, तो आपने एक बात देखी कि x + y + z कितना है भाई, 180 डिग्री। अगर मैं z के अंदर k जोड़ देता हूं, z में k जोड़ देता हूं तो भी क्या आएगा, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है टेक्निकल भाषा में देखें तो, बाकी साफ साफ दिख रहा है, सीधी रेखा है, दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब इनका सम भी 180, इनका सम भी 180। तो z तो इसमें था ही था, या फिर दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो कि इसके बराबर क्या होगा, k + z। z से z कट गया, x
प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी के। तो यहां से मैं काट के लिख सकता हूं कि यहां आप लिख सकते हो x प्लस वाई। चलो मुद्दे की बात कर देते हैं। मुद्दे की बात क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो अंतः कोणों का योग, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या ये प्रॉपर्टी आती है तभी काम चलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको ये छोटी सी बात पता है तो आपकी स्पीड कई गुना बूस्ट हो जाएगी। तो सिर्फ इसको इसलिए ध्यान रखें कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर, ये बाहर वाला कोण इधर भी हो सकता था। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, तीसरा अंतः तो ये है, इसके बाहर ये भी बनता तो इसका सम भी क्या होगा, वह x प्लस वाई। वैसे भी पढ़ चुके हैं कि जहां कहीं भी क्रॉस लगता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है भाई। अब एक सबसे जरूरी बात कि हमें क्वेश्चंस डील करने हैं पैरेलल लाइन पर बेस्ड, समांतर रेखाओं पर आधारित जो प्रश्न है अपने वो डील करने हैं। इसने क्या कहा कि हाउ टू सोल्व पैरेलल लाइन क्वेश्चंस, समांतर रेखाओं पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका। या तो आप क्या करो, किसी लाइन की लेंथ को बढ़ा दो। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार सवाल सीधे सीधे सोल्व हो जाते हैं। कई बार बच्चे के सामने ये चैलेंज आ जाता है कि यार यहां जाकर के मैं फंस गया, अब क्या करना चाहिए था मुझे। तो सिंपल है, किसी लाइन की लेंथ बढ़ाओ, किसी लाइन की लेंथ बढ़ाओ। बढ़ाने से कई बार क्या होता है, तुरंत आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बन जाता है लाइन की लेंथ बढ़ाने से कि जिससे आप, बाकी ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी तब मैं वैसे भी बताते हुए चलूंगा। लाइन की लेंथ बढ़ाते हो तो डायग्राम कई बार इस वे में कन्वर्ट हो जाता है, आपको तुरंत एंगल्स के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार इससे भी बात नहीं बनती तो सेकेंड अप्रोच क्या है, किसी पॉइंट से, इसको आप लिख लेना, किसी पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करनी है, न्यू पैरेलल लाइन। न्यू पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कोई आपको एक बिंदु दिखेगा, ऐसा बिंदु कई सारे दिखेंगे, उसी से क्यों ड्रॉ करनी है, ये कैसे आइडिया लगेगा, क्वेश्चन में बिल्कुल पता चलेगा। तो देखना, किसी बिंदु से आपको नई पैरेलल लाइन, नई समांतर रेखा ड्रॉ करनी है। ऐसा करने से भी आपका सवाल हो जाता है। हालांकि इस बात से भी काम चल जाता है आपका जनरली, इससे नहीं चलता है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे सवालों में इससे काम चल जाएगा। इसका भी यूज होता है कि भाई इससे चलाओगे तो कई बार टाइम किल होता है, तो इसको यूज कर देते हैं। तो पैरेलल लाइन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की अप्रोच आपकी ये होती है। अब देखो आपके सामने सवाल, क्वेश्चन नंबर 464, सवाल नंबर 464। देखना जरा यहां पर, सवाल नंबर 464, क्वेश्चन नंबर 464। देखो इसने क्या कहा कि एक डायग्राम है, ए बी और सी डी जो है वो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, और आपको ये जो एंगल ए दिख रहा होगा क्यू के पास जो बना हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी। डायग्राम आपके सामने कुछ इस वे में इसने दे रखा है। ठीक है, मार्किंग नहीं कर रहा मैं यहां पर। एक एंगल आपका कुछ इस हिसाब से दे रखा है और एक एंगल आपका यहां पर, इसका नाम दिया उसने 55 डिग्री और इसका नाम दिया उसने 38 डिग्री। आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, ए यहां पर है। सोल्व करने का तरीका, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करो, किसी लाइन को बढ़ाओ। ये मैंने कहा था, इसको बढ़ा लें, इसको बढ़ा लें, कोई फायदा होगा, आगे तक चली जाएगी, कोई फायदा नहीं। इसको इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं, कोई फायदा नहीं है। तो जब बढ़ाते हो वो कहीं जाकर के कट करती है तब तो कोई फायदे वाली बात है, अगर वो कट ही नहीं कर रही है तो कोई फायदा नहीं है, इसको कहीं तक भी बढ़ाते जाओ। इसको बढ़ा के देखें, इसको बढ़ाओगे ये सीधे सीधे यहां आ गई। अब एक बार के लिए मैं इसको मिटाता हूं। दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा जब कट करती है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा 55 डिग्री। लिखा, ये रिजल्ट आ गया, ये 55। अब फिर से देखना, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण, दोनों का एडिशन करोगे 50 30 80 8 5 13 93 आ गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। अब देखो मैंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी स्पीड बढ़ाती है। जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं भी आता तो भी काम चलता है, लेकिन उसमें समस्या क्या है,
ये आपका 55 और ये आपका कितना हो गया 38 93। अब क्या करोगे आप, पहले तो इधर वाला निकालोगे, 180 में से 93 को आप लेस करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा 87। फिर 180 में से उस 87 को लेस करेंगे तो बेटर क्या रहेगा, ये स्ट्रेस ही क्यों ले रहे हो, 93 आपने ऐड कर लिया वही तो है, तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, लिखा जा सकता है। आपका मन करता तो आप इसको इधर भी बढ़ा सकते थे, देखना आपका मन करता तो आप इसको इधर बढ़ा देते। अगेन आपके सामने डायग्राम किस फॉर्म में बनता, अभी अभी जो बनाया है इसको हटा देता हूं। दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा जब भी कभी कट करती है, अल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण बराबर, ये 38। अब इसको ऐसे कर दो, ये 55। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर, तो यहां से भी ये रिजल्ट आ सकता था। चलो एक बात और सीख लेते हैं यहीं पर। एक बात मैंने और क्या कही थी कि कई बार क्या होता है कि बिंदु से समांतर रेखा खींची जाती है, समांतर रेखा खींचे तो देखना जरा बिंदु कहां कहां है। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है। रेखाएं अपने पास दो समांतर है, इनके समांतर तीसरी रेखा खींचनी है। क्या यहां से ड्रॉ कर सकते हो, आप कहोगे नहीं। क्या यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो, संभव ही नहीं है। किधर, यहां से तो गुजर गए, इसी के पैरेलल इस पर से तो नहीं गुजार सकते। इस बिंदु से लाइन ड्रॉ कर सकते हो तो आप ड्रॉ करो, कर दी। ये लाइन और ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल थी, इसको भी आपने पैरेलल ड्रॉ कर दिया, लिखा जा सकता है। अब देखना इतने से डायग्राम को देखो, दो पैरेलल लाइन को तीसरे ने ड्रॉ किया, 55 का जो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, वो कितना होगा 55। फिर देखना दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा ने काटा, 38 का अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण 38, और आपको इस पूरे एंगल की वैल्यू बतानी थी, दोनों का एडिशन हो गया तो ये क्या हो गया 93। कई कलाकार बच्चे क्या करते हैं, ये सवाल करते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी 55 + 38 दिख तो रहा था, सीधे सीधे ही कर देते हैं। बिल्कुल आप सीधे सीधे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्यों हुआ था ये आपको रीजन पता होना चाहिए। इस डायग्राम को अलग से बनाने की नीड नहीं थी। थोड़ा सा आप अज्यूम करते कि मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं क्यू से, तो एक पार्ट ए का 55 हो जाएगा, एक 38 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी और वहां पर दोनों का सम हो गया। वैसे करो, रटना नहीं है कि रीजन तो पता नहीं है, सर से कहोगे सर ये वाला है तो दोनों का सम करते हैं, फिर मैं कहूंगा ये वाला कितना है तो फिर वो कहेगा सर दोनों का सम करके 360 में से घटा देते हैं। तो ये सारी की सारी लॉजिकल बातें होती हैं, आपको रीजन पता होना चाहिए। एक बार आपने चीजों को बेसिक से अंडरस्टैंड कर लिया, बेसिक से पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या हो यही तो है। एक बार जब बच्चा इन चीजों को समझ लेता है तो ये इतनी आसान है कि इसको रात को उठा करके भी उससे पूछ लो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल वो बता देता है। चलिए भाई सवाल नंबर 465, क्वेश्चन नंबर 465, लैंग्वेज को रीड करना भाई। देखो इसने क्या कहा, एक डायग्राम है, ओपी जो है इसके अंदर, ओ और पी देखा आपने, वो क्या है एंगल बीओसी, तथा ओक्यू जो दे रखा है वो एओसी का समद्विभाजक है। तो पीओक्यू का मान क्या होगा, तो मैं डायग्राम बना लेता हूं यहां पर। सबसे पहले तो ये कुछ ऐसा सा एंगल है, ये यहां से गया आपका और ये यहां से, ठीक है भाई। इसकी मैं मार्किंग कर देता हूं, इसने P बताया, इसने इसको C बताया, इसको Q बताया, इसको A बताया, इसको B बताया। देखना जरा, अब इसने क्या कहा, OP जो है वो BOC का, OP जो है एंगल BOC, इतना BOC का क्या है कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक होने का मतलब, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर। फिर OQ जो है वो एंगल AOC का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ही होगा, जाहिर सी बात है यहां पर। तो इसका मतलब ये एंगल जितना है उतना का उतना ये एंगल होगा। आपसे वैल्यू पूछी है POQ की, एक बिना कोई दिमाग लगाए सीधे सीधे डील कर सकते हो कि ये x है, ये x है, तो ये y और y, क्योंकि ये x मानोगे तो इसे ऐसा ही मानना पड़ेगा, ये y मानोगे तो इसे y मानना ही पड़ेगा। अब देखो इनको ऐड करोगे तो दो बार आपके पास y है, दो बार x है, तो दो मैंने बाहर ले लिया, x + y। इसका रिजल्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो यहां से x + y की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, लिखा जा सकता है।
आपसे पूछा क्या असल में, आपसे POQ की वैल्यू पूछी है, तो जो कि किसके बराबर है, 90 डिग्री के। अब यहां पर देखो, फिर भी मैं एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करता हूं, फिर वही बात कि एसएससी के अंदर ऐसे कुछ हथियार आपको रखने पड़ते हैं कई बार कि आप मानने का काम कर ही रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आप x मान ही रहे हैं, आप y मान ही रहे हैं, तो जैसे अर्थमेटिक में आप संख्याएं मानते हैं वैसे संख्याएं यहां पर आप मान सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी कोई कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एसएससी का भी कोई बच्चा देख रहा है, सीडीएस का भी देख रहा है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ध्यान रखना, आप मानने को एडवांस मैथ में भी, आप ज्योमेट्री में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर मानने के कुछ दायरे हो जाएंगे आपके, कि आपको कुछ सीमाओं में रह करके, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हीं में रहकर आप चीजों को मान सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि आप किसी भी कंडीशन से बाहर नहीं जाएंगे। तो कंडीशन कहां होती है भाई, असल में देखा जाए तो कंडीशन सवाल में होती है। इस सवाल में क्या कंडीशन है गुरुजी, इस सवाल में इसने कहा कि ये ओपी है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये जो भी मानोगे ये इसके बराबर मानना पड़ेगा, ये सवाल की कंडीशन है। ऐसे ही OQ जो है वो एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब मानने को कुछ भी मान लो, लेकिन ये बाइसेक्टर होना चाहिए। एक बात तो कभी भी क्वेश्चन की कंडीशन को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मानने को आप एडवांस मैथ में भी चीजें मान सकते हो, बहुत जगह है ऐसी जहां मान करके सवाल किए जाते हैं, स्पेशली एसएससी और सीडीएस के जो सवाल आते हैं उनमें, ठीक है। दूसरी क्या बात है, दूसरा कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। कैसे भाई, प्रॉपर्टी ऐसे हो गई कि ट्राइंगल लिया, यहां मानने की नीड थी, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन आपने कहा गुरुजी मैं तो 200 डिग्री मानूंगा, इसमें मेरे को फील आएगा। नहीं, ये काम आप यहां नहीं कर सकते। आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, मानने को आप एक्स वाई मान ही रहे हो तो हमारा ध्यान जाना चाहिए, ये क्या होती है, आपका एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। असल में यही सीखना चाहिए किसी बच्चे को कि वो कंपेरेटिव चीजों को किस वे में सीख सकता है। आप बार बार माना कि एक्स है, माना कि वाई हमेशा करते हैं, तो थोड़ा सा क्या आपने सवाल पूछा आपने कभी भी खुद से कि यार मान ही रहे हैं, तो अर्थमेटिक में भी आप क्या करते हो, मान लेते हो, एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लेते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ऐसे ही आप एडवांस मैथ में भी चीजें मान सकते हो, लेकिन यहां क्या करना है, कंडीशन डिस्टर्ब नहीं करनी है जो कि सवाल में दी गई होती है। किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, प्रॉपर्टी कॉमन सी होती है, आपको भी पता है एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों का सम 90 मेंटेन करना है। एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 डिग्री रखना है। स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं, जितने भी एंगल होंगे सबका सम 180 डिग्री होगा। तो आप ऐसा कह सकते थे कि इसको मैं मान लेता हूं 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री हो गया, टोटल 180 है, तो इसका मतलब ये बात डिस्टर्ब, देखो यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन ये 10-10 डिग्री होगा, एक 10 मानोगे दूसरा 10 होगा, सवाल की कंडीशन थी, बराबर ये भी होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी भी तो है यहां पर दिख रही है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। 20 आपने ले लिया तो इन दोनों का सम 160, और कंडीशन क्या है, इक्वल इक्वल, तो 80-80 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इस एंगल का सम 80 + 10 90 डिग्री आ गया। चलो इसी चीज को थोड़ा सा चरम पर ले जाते हैं कि मानना पड़ ही रहा है अगर आपको, तो कुछ बेहतर मानो भाई। बेहतर क्या माने, सबसे बेहतर ये है, इसको मैंने 0 डिग्री मान लिया तो ये भी 0 डिग्री होगा। मानने में ऐसा कर सकते हो कि एक ट्राइंगल का एंगल 0 डिग्री, दूसरा 1 डिग्री ले लिया तो 179। हालांकि अगर हम डायग्राम बना करके देखेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से सवाल को सोल्व करना चाहते हैं, हमारा सवाल धड़ल्ले से सोल्व होगा। आगे मैं कई जगह आपको ये सोल्व करके भी बताऊंगा, जितनी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ सवाल बिल्कुल एसएससी से उठाऊंगा और ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि रेलवे के बच्चों को भी थोड़ा तो समझ में आए, यार पकड़ लोगे मेरे ख्याल से,
ठीक है, सारे बच्चे ऐसे ही थोड़ा ना होंगे जो रटना ही चाह रहे हैं कि नहीं गुरुजी वो पीछे वाला था वो हो गया हमारा। अरे इसको भी सीख लो। देखो 0 0 माना सबका सम 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये तो 0 है, ये कितना 180, 2 टुकड़े कर दो 90 90। तो इस सवाल को आप देखो डायग्राम में कि राइट वाले दोनों 0 0 हो गए, लेफ्ट वाले दोनों 90 हो गए, 90 + 0 रिजल्ट आपका क्या आ गया 90 डिग्री। कुछ भी यहां पर आपको लिखने की नीड नहीं थी। एक सुंदर सी चित्रकारी आपके सामने है, सुंदर भी है और बड़ी ही आसान भी है। जल्दी से आप मुझे इसका रिजल्ट बताएं कि क्या होगा। सीजीएल में पूछा गया ये एक सवाल था किसी जमाने में। कहा कि एक डायग्राम है, डायग्राम के अंदर ए बी सी डी ई और एफ इन एंगल्स का सम क्या होगा। ठीक है, डायग्राम ये चाहता तो ऐसा भी बना सकता था कि इस टाइप का सा कुछ बना लिया, फिर कुछ इस टाइप का सा बना लिया। अब इसमें तो क्या है, बच्चे को इक्विलेटरल जैसी सी फीलिंग आ रही है, कॉर्नर पर 60-60 डिग्री लिखे, रिजल्ट बिल्कुल 180 आएगा। देखना यहां अगर मैं मार्किंग करूं तो पहले समझ लो इसका सॉल्यूशन। भविष्य में हो सकता है डायग्राम को कुछ अजीबो गरीब करके दे दे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है। आपको सम निकालना है एंगल A + B + C + D + E + F कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अंडरस्टैंड करना, अगर गौर से देखें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है। कौन सा भी ट्राइंगल ACE, त्रिभुज के 3 कोणों का योग A + C + E क्या होगा 180 डिग्री। त्रिभुज BFD ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो लॉजिक तो इस सवाल का ये है सोचने का कि लॉजिकली इसको कैसे देखा जाए कि मतलब हर बच्चा एग्री करे। और उस डायग्राम में हो सकता है अगर आप कॉर्नर के जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं 6 के 6 उनको आप इक्विलेटर मानते हैं, हालांकि उससे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो कोई चैलेंज कर सकता है इस बात को इक्विलेटर बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे इसमें बनते हुए नहीं दिख रहे। तो इन सब का सम क्या आ गया 360 डिग्री लिखा जा सकता है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा होमवर्क रख देता हूं, छोटा सा एक आपके सामने होमवर्क है। ये आपका काम रहेगा कि इसे आप लॉजिकली सोल्व करें। एसएससी के लगभग हर बच्चे को इसका आंसर याद रहता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इसको आप एक बार के लिए घर पर सोल्व करें कि आपको एक स्टार दे दिया जाए। आपको एक स्टार दे दिया गया है, स्टार के अंदर मैं मार्किंग कर देता हूं A B C D और E। यहां से आपसे पूछा गया कि एंगल A + B + C + D + E का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। 5 एंगल आपको दिख रहे हैं। देखो यहां सोल्व करना आप इसको, ठीक है। रिजल्ट इसका इजी सा है, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट करके भी आपको बताना है। अब इसको सोल्व करने का तरीका वही है, सिंपल सा। कौन से वाला, किसी भी ट्राइंगल के 2 अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर इस तरीके से सोल्व करोगे तो ये बड़ा ही इजी वे में आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। स्टार है, रिजल्ट आसान है, आज के बाद इसका रिजल्ट आपको वैसे भी सीधे सीधे ध्यान रहेगा। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कमेंट आपको करके जरूर बताना है। ये सेशन हुआ आज अपना ज्योमेट्री का पहला सेशन, डे अपना 26 है। 90 डेज में हम लोग रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या फिर डाउट ग्रुप आप ज्वाइन करें। डाउट ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं। इन सेशन को प्रयास करें, अगर आप लिंक नहीं शेयर कर सकते हैं तो कम से कम जो पीडीएफ है वो तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई ना कोई तो सोशल मीडिया होगा कि जितने बच्चे हम लोग ग्रुप और चैनल पर देखते हैं टेलीग्राम पर अपने पर, वो रिसेंट में ही जुड़े बच्चे हैं, पिछले 1.5-2 महीनों में ही जुड़े हुए बच्चे हैं। तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा डेडिकेशन लगाएं, जिससे टीचर को भी ये रहे कि जो काम वो कर रहा है, जिस काम को वो लेकर के चल रहा है वो ठीक है। वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप ये साबित कर देंगे इन 90 क्लासेस के अंदर कि देश के अंदर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कि जो सही तरीके से पढ़ाएगा उससे नहीं पढ़ना चाहते। बाकी कोई आलतू फालतू बात करेगा, कोई इरिलेवेंट चीजों के अंदर खूब सारा टाइम किल कर देगा आपका। आलतू फालतू बहुत सारी चीजें होती हैं, अथाह चीजें हैं मैथ्स के अंदर। अगर मैं प्राइम नंबर के ऊपर भी ज्ञान देने लग जाऊं तो 2-3 घंटे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं
और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनकी बनी हुई सीरीज है। अब वो बच्चे के सामने रख दो, उसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो, तो किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज के अंदर अपने कई साल लगाए हैं, उस चीज को आप एक्सप्लेन करते हो, वो मजेदार लगेगी लेकिन उसका अपनी एग्जाम में यूज नहीं है। तो पॉइंट टू दी पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि इन सेशंस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्टूडेंट्स को समझाएं। कंडीशन अपनी छोटी सी मैंने आपकी क्लास के अंदर रखी थी, कम से कम इतने बच्चे तो आने स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज वही है कि आप ये साबित कर देंगे कि देश के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, जो बीच के अंदर आलतू फालतू बात नहीं करते, बात करते हैं तो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं, जो कुछ भी है, ठीक है, कोई राजनीति की बात नहीं करते। यहां पर आपने इतने सेशन हो गए होंगे, लगभग 130 के आसपास सेशन में स्टडी IQ पर डाल चुका हूं अभी तक। आप किसी भी वीडियो को उठाकर ये नहीं कह सकते कि सर आपने इसके क्लास के अंदर हमारा राजनीतिक मुद्दों पर बात करके टाइम किल कर दिया था। नहीं, आप 1 मिनट भी ऐसा नहीं दिखा सकते। तो मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, पढ़ें, एक जॉब का महत्व समझें, क्योंकि वो सिर्फ जॉब नहीं है, वो आपकी आगे के जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। आपके साथ जो परिवार के अंदर लोग जुड़ रहे हैं उनके भविष्य को भी निर्धारित करती है। तो चीजों को थोड़ा सा वाइड एंगल से सोचें। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, इतनी बात हो गई है। तो जैसे आप रेलवे में सेलेक्ट होंगे तो कुछ बच्चों का ये सपना होता है कि वो SSC में इंस्पेक्टर बने। पैरेलल के अंदर बनना, इंस्पेक्टर बनना बहुत आसान है, बिल्कुल मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये बहुत इजी टास्क है। इंस्पेक्टर बनना भी इजी टास्क है, बशर्ते आप एक सही रास्ते पर चल रहे हो। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है, तो बेटर क्या भी जब तक आपकी वो ज्वाइनिंग नहीं आती है रेलवे की, पैरेलल में आप SSC का पढ़ो, वहां से आगे जाओ, 1 साल के अंदर उसको क्रैक करो, इंस्पेक्टर बनो। उसके आगे भी बहुत सारे बच्चों के सपने होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, विजय गुज्जर नाम का एक लड़का था, कांस्टेबल से उसने अपना कैरियर स्टार्ट करके IPS तक कैरियर उसका चला, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, उसके बाद ये आपका UPSC का एग्जाम, सिविल सर्विसेज। तो बहुत ऐसे लोग हैं आपके इन्वायरमेंट में आसपास, अगर वो एक प्रॉपर मैनर से अपने जीवन को डिसाइड करें, ठीक है। डिसाइड आपको करना पड़ेगा शांति से 5 मिनट सोच करके कि आने वाले 20-25 साल के अंदर आप अपने भविष्य को कहां देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बिजनेस कर दो, वो कर दो। एक सिंपल सी सोच मैंने आपको बताई है कि पढ़ाई लिखाई से भी आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा सुधार सकते हैं, एक डायरेक्शन में चले तो। और अगर आपको इधर उधर की बातों में, शायरियों के अंदर, तुच्छ शायरियों के अंदर, ठीक है, कुछ शायरियां ठीक भी होती हैं, तुच्छ शायरियों के अंदर, जो लो लेवल के जोक्स होते हैं उनके अंदर, राजनीतिक बातों के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर डालें कि ये क्या समस्या हो रही है मेरे साथ। मैक्सिमम अपने टाइम का यूटिलाइज करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।